डिलाइट आईएएस केस वृहद मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आई है, कनाडा में फिर से हिंदू समुदाय, जो भारतीय समुदाय वहाँ पर रहता है, उसको निशाना बनाया गया है। ठीक है, भगवत गीता पार्क ये नया बना था, इसको कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और साथ में हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी इस तरह से वहाँ पर लिखे गए हैं। कनाडा में ये सब पहली बार नहीं है, इससे पहले एक मंदिर में भी इस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं पर हिंदू समुदाय जो है प्रवासी समुदाय, उसकी भावनाओं को आहत करने का ये प्रयास है ना, ताकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। तो क्या है पूरा मुद्दा, पूरी गहराई के साथ समझेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि भारत और कनाडा के बीच में इस तरह की ये दूरियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि देखिए समझना जरूरी है, कनाडा एक विकसित देश है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पे भारत ने बहुत बार नाराजगी जताई है कनाडा को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर कनाडा ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं पे उन रीजन की वजह से कनाडा और भारत के संबंधों में जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पूरी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे ताकि भारत कनाडा का संबंध भी हमारा आज अच्छे से कवर हो जाए। जल्दी से देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। देखिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ब्रैम्पटन शहर है, इसमें मौजूद भगवत गीता पार्क जो है, इसके प्रतीक चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, चंद दिनों पहले टोरंटो में पहले ये घटना हुई थी, स्वामी नारायण मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। ठीक है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मेयर ने कहीं ना कहीं पर इस घटना की पहले तो निंदा की, फिर बाद में बोला कि किस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। शुरुआत में ये बोला कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं, ठीक है, शून्य सहिष्णुता की नीति है हमारी, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाद में इस चीज़ को लेकर ना भारत का जो उच्चायोग है कनाडा में, हाई कमीशन, उसकी तरफ से एक कमेंट किया गया कि हम इस अपराध की निंदा करते हैं और कनाडा के अधिकारियों और पुलिस से जांच कराने के लिए कार्रवाई का आग्रह करते हैं, है ना। कनाडा ने फिर बाद में की पुलिस ने ये कहा कि कोई को तोड़फोड़ नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल वो एक जो दूसरा गेट था उस पर उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है कि इस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, कहीं कुछ लिखा हुआ था वो मिटा दिया गया था, बट वो मेन जगह नहीं थी। तो इस चीज को लेकर ना कहीं पे मई में ना, इससे पहले मई में कनाडा में ये प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था ना, जो नवंबर माह है, नवंबर माह जो है तो होता है, इसको हिंदू विरासत माह बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो भारतीय कनाडा के वहाँ पे कोई एमपी हैं भारतीय समुदाय से रिलेटेड, तो वहाँ पे कनाडा की विधायिका में प्रस्तुत किया गया था। तो इसको अब पारित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब एक जो ऊपरी सदन ने पारित कर दिया है, अभी भी निचले सदन से पारित होना बाकी है। कहीं ना कहीं पर कनाडा ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की भावनाओं के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, नवंबर माह जो है वो हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा कनाडा में आज से, अब से। अब आगे देखिए आप, भारत कनाडा संबंधों को हम लोगों को समझना है। ठीक है, ये जो न्यूज़ होती है ना, जो हेट स्पीच को लेकर, इसमें हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद मेन मुद्दा हमारा भारत और कनाडा के रिलेशन को जानना है। देखिए कुछ मेन में मील के पत्थर आप लोग देखिए 2010 में दोनों देशों के बीच में परमाणु सहयोग समझौता हुआ। आपको पता है कनाडा के साथ हमारे रिश्ते जो हैं, आप देखेंगे कि जब भारत आज़ाद नहीं था ना तब से हैं, क्योंकि आपको पता होगा किस तरह से 1914 में, ठीक है, 1914 के आसपास हमारे कुछ सदस्य जो भारतीय जो लोग थे वो कनाडा के एक तटों पर बसना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तब से कहीं ना कहीं पर जुड़ाव है कनाडा के साथ। अब देखिए लेकिन मेन चीज़ें देखिए कब होती हैं, 2010 में दोनों देशों के बीच में परमाणु सहयोग समझौता होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी देश के साथ, आपको पता ही है। भारत को यूरेनियम, क्योंकि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है ना, तो इस वजह से ये देश जो है भारत को यूरेनियम देने से कतराते हैं। लेकिन कनाडा ने इसकी शुरुआत की 2010 में, क्योंकि इससे पहले अमेरिका भारत के साथ ये समझौता कर चुका था 2005 में। 2015 में द्विपक्षीय जो संबंध थे उसको रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर लाया गया। ये भी एक अच्छी चीज होती है, आपको पता है रणनीतिक भागीदारी किसी देश के साथ होती है तो कहीं ना कहीं पर सैन्य तौर पर, रक्षा क्षेत्र में और आपस में कहीं ना कहीं पर स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये देश मिलकर प्रयास करते हैं। अभी हाल ही की न्यूज़ देखिए, ये मार्च 2022 की न्यूज़ है, जिसमें देखिए भारत और कनाडा ने व्यापार और निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की, जहां मंत्रियों ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है,
ये जो व्यापारिक समझौता है इसको औपचारिक रूप फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है कि अब इसको फिर से बातचीत इस पर शुरू की जाए और एक अंतरिम फाइनल ड्राफ्ट जो है इस समझौते को तैयार कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पर ये अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत टाइम से ना ये ट्रेड जो एग्रीमेंट है ये नहीं हो पा रहा था कनाडा के बीच में और भारत के बीच में, बहुत सारे इश्यूज थे इसको लेकर। तो अब इस पर फिर बातचीत शुरू हो गई है, ये एक अच्छा संकेत है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा व्यापारिक संबंध देख लीजिए आप, ठीक है, इकोनॉमिक किस तरह से हमारे रिलेशन है कनाडा के साथ। तो कनाडा का भारत जो है ना, भारत कनाडा का 11वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और कुल मिलाकर 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। 19-20 में ये इतना था और 20-21 में भारत द्वारा कनाडा से 2.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया, जबकि वर्ष 2012 में ये इतना था। तो आपको पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हम लोग अच्छा करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो समझौता अभी नहीं हुआ है ना, उससे हम इस चीज़ को और अच्छे से बेहतर नहीं कर सकते हैं अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारे बीच में हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही होता है कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होता है किसी तरह का, कहीं ना कहीं पर वो समझौते का जो आर्थिक चीज़ें हैं या आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देते हैं, उससे दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये व्यापारिक चीजें थी, थोड़ा हम लोगों ने देख ली। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोग भी सोच रहे होंगे वो चुनौतियां हैं कि, क्योंकि देखो फ्रंट पे ही लिखा था ना दूरियां क्यों बढ़ रही है, तो ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। देखिए पहला समझ लीजिए, मैंने बोला व्यापार की चीजें, तो हम लोग कनाडा से पता है इंपोर्ट क्या करते हैं। देखिए कनाडा से मुख्यतः हम दालें इंपोर्ट करते हैं, और ये मसूर की दाल हो या फिर अन्य दालें हो और मटर। तो ये सब चीजें ना आपको पता है अब भारत भी इसका उत्पादन करने लगा है। तो भारत ने ये बोला है अपने किसानों की सुरक्षा के लिए हम ये ज़्यादा आयात नहीं कर सकते आपसे। पहले हम कनाडा का काफ़ी ज़्यादा आयात करते थे, तो फिर हमने थोड़ा सा इस पे टैक्स लगाया 50% से ज़्यादा। ये चीज़ कनाडा को अच्छी नहीं लगी। कनाडा को लगा कि आप हमारा इंपोर्ट करते रहिए, बट हमें ज़रूरत नहीं है ना उतनी, क्योंकि हमारे ही घरेलू तौर पर हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छे तौर पर हो रहा है, तो हमें आपके आयात की ज़रूरत क्या है। ये चीज़ थोड़ी सी, तो इसका एक सोल्यूशन ये निकल के आया जो मैंने बोला ना अभी, एग्रीमेंट किसी ना किसी व्यापारिक जो समझौता है वो दोनों देशों के बीच में हो जाए, तो कहीं ना कहीं पर ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। टैक्स संबंधित चीज़ें जो हैं वो अच्छे से उसका समाधान हो सकता है। लेकिन ये चीजें तब सॉर्ट आउट होंगे जब आप इस चीज पर कुछ काम करेंगे, ठीक है। आपको पता है आप भारत में सिख समुदाय जो है वो मैक्सिमम काफी सारे लोग उसके कनाडा में रहते हैं, है ना। कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी, अब तो सोचिए सेकंड सबसे बड़ी एक समुदाय वहाँ पर हो गया है। जो इस वजह से होता क्या है कि वहाँ का जो राजनीतिक जो सरगर्मी है ना, राजनीतिक जो पक्ष है उसमें इनका योगदान काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें कुछ लोग सारे समुदाय का नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग खालिस्तान देश की मांग उठाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये चीज भारत के प्रधानमंत्री ने इवन उच्च स्तर पर कई बार, जो अब कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनको बोलने की कोशिश की गई है कि आप इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि ये देखिए ना, ये भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ है। अगर मतलब इसको आप इस समझ तरीके में समझे ना, तो संप्रभुता से खिलवाड़ है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री, तो फिर बाकी चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। ट्रेड हो चाहे कोई हो, वो तो बाद की बात है ना, पहले आप इसको कंट्रोल करें। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में खालिस्तान को लेकर वहां पर रेफरेंडम भी आयोजित किया जाना है, वो सब चीजें हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पे उसका जो प्रधानमंत्री है कनाडा का, उसको चाहिए कि थोड़ा सा इन पर नकेल कसी जाए, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बट वो पूरी तरह से इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं। और कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे जो अब जो कहीं ना कहीं पे जनसंख्या है ना, जनसंख्या के अनुपात में सिख समुदाय काफी ज्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी वहां का देश का जो भी मतलब मंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा, वो इतने बड़े सेक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उनको तो चाहिए अपना राजनीतिक लाभ, है ना, उनको तो अपना राजनीतिक लाभ चाहिए। तो वो ऐसा कुछ करेंगे जो पंजाबी समुदाय जिससे खुश हो, और राजनीतिक लाभ के लिए वो कहीं ना कहीं पे इस मुद्दे को उठाते हैं और वो मतलब उनको प्रमोट करते हैं, और वो उन पर कहीं ना कहीं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। इस वजह से चीजें जो हैं भारत के लिए थोड़ी सी आपत्ति यहाँ पर खड़ी हो जाती है, भारत के लिए थोड़ी सी
चिंताएं जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां वहां पर होने लगती हैं। और अब तो आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से हिंदू समुदाय या हिंदू प्रतीकों को लेकर आहत करने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है। तो ये सब मुद्दे आप लोग समझ लीजिए, कनाडा के साथ बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली कि आखिर मुद्दा कहां पे फंसा हुआ है, कौन सी चीजें। ये जो मुद्दा है सबसे ज्यादा जो है भारत और कनाडा के संबंधों में दूरियों को बढ़ा रहा है, और इस पर जो काम है भारत ने उच्च स्तर पर कई बार आग्रह किया है, कई बार कनाडा को वार्न भी किया है कि आप ये चीजें रोकिए, आप कहीं ना कहीं पर इससे भारत और कनाडा के संबंधों में चीजें खराब होंगी, आप अगर हमारी दुखती रग पर हाथ रखेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं करेंगे, फिर ये टैक्स हो रही है, ये चीजें सॉल्यूशन हमारे पास भी हैं। लेकिन कनाडा ने कहीं ना कहीं पर अभी तक तो इन चीजों को नजरअंदाज ही किया है। भविष्य के गर्भ में है, अगर कनाडा इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा तभी चीजें जो है दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरने का प्रयास होगा। तो ठीक है, पूरा मुद्दा हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए, ठीक है। और साथ में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। और कल जो महात्मा गांधी जी को लेकर एक वीडियो आई थी, वो वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में ना महात्मा गांधी को लेकर, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस पर अगर प्रश्न आता है ना, हम लोगों ने उनकी पूरी फिलॉसफी देख ली थी कल की वीडियो में, है ना। पूरी मेथोडोलॉजी क्या थी, कौन कौन सी मेथड्स का वो सहारा लेते थे, और उनका प्रेजेंस में रेलिवेंस क्या है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट था। तो आप उस वीडियो को अच्छे से एक दो बार देख लीजिए, ताकि महात्मा गांधी को लेकर आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।